अ, अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए बाजार में जो गिरावट आई है वो बेसिकली हम समझते हैं ग्लोबल मेल्टडाउन के कारण हुई है। यहाँ पे कल नेटफ्लिक्स की जो कंपनी है, इन्होंने बहुत अच्छे नंबर्स दिखाए लेकिन काफी भारी मात्रा में ये शेयर गिर गया। तो आई मीन ओवरऑल डाउ और नैस्डैक में काफी गिरावट देखने के कारण यहाँ पे भी हमको गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद जो एफआई के फ्लोज है वो कल काफी नेगेटिव थे, इनफैक्ट काफी हद तक पिछले 8-10 दिनों से ये नेगेटिव नंबर ही चल रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर है। और दूसरी एक बात जो मार्केट्स में कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि जो गवर्नमेंट ने कोविड के लिए खर्चा किया है और जो कोरोना को लेके जो भी सोशल एक्सपेंडिचर है, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस बजट में रिकवर करने की कोशिश करेगी। तो वो भी एक थोड़ा सा कंसर्न है मार्केट्स को कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक मार्केट फ्रेंडली बजट ना आए। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का भी यहाँ पे बड़ा रोल है, क्योंकि काफी हद तक बहुत तेजी से मार्केट जनवरी के पहले हफ्ते से ऊपर भागे थे। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी भी मौके काफी अच्छे हैं अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया है। हालांकि अभी बजट है तो थोड़ी सी सावधानी जरूर इन्वेस्टर्स को रखनी चाहिए। बजट के बाद थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, उसके बाद आई थिंक मार्केट्स को एक प्रॉपर डायरेक्शनल व्यू मिलेगा। मेरे अंदाजे से मार्केट में बजट डेफिनेटली एक बैलेंस बजट होगा। थोड़ा सा पॉलिटिकल इसमें फ्लेवर हो सकता है, इसमें थोड़ी बहुत सोशल स्पेंडिंग हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली काफी सेक्टर्स है जैसे ऑटो, कैपिटल गुड्स, फिर फार्मा, इन सेक्टर्स को बेनिफिट्स आने की काफी बड़ी संभावना है। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए और डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ज्यादा फोकस। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि इनको निवेशित रहना चाहिए, क्योंकि देखिए दोनों शुगर और एथेनॉल, हमको लग रहा है कि सारी शुगर कंपनीज अभी एथेनॉल की तरफ मुड़ रही है, क्योंकि इनके लिए एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट होता है मोलासिस, और ये एथेनॉल के प्रोडक्शन में एक रॉ मटेरियल का काम करता है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली उत्तम शुगर को भी आने वाले साल में अच्छी प्रोस्पेक्ट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल शुगर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, शुगर का एक्सपोर्ट का नंबर काफी बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर इनको 2-3 क्वार्टर्स का अगर ये टाइम फ्रेम रखते हैं तो डेफिनेटली इनको इनकी कॉस्ट प्राइस भी नहीं, बट उसके ऊपर भी काफी सिग्निफिकेंटली अपसाइड मिलेगी। ये बिजनेस थोड़ा सा सीजनल है और इसलिए आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं दिखेगी, लेकिन अगर 8 से 12 महीने का व्यू ये लेते तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इनका लॉस रिकवर हो सकता है। और शुगर में और एथेनॉल में जो फ्लेवर है वो मुझे लग रहा है कि आगे भी इस साल, दैट इज FY 22-23 में चलेगा। तो मेरी राय में होल्ड करिए, घबराइए मत, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और डेफिनेटली पोजीशन से कोई पैनिक सेल ऑफ मत करिए, यही मेरी राय गई। ठीक है, अविनाश जी आपसे ही फिर इस पे राय लेते हैं। किर्लोस्कर फेरोस इंडस्ट्रीज जो है आयरन फाउंड्रीज की, इनके पास 18,000 शेयर्स हैं 230 के भाव पे। फिलहाल इनको इस पे घाटा हो रहा है। आपकी क्या रायगी इसमें, क्योंकि 6 महीने से हम लगातार इस काउंटर में बिकवाली देख रहे हैं। आगे आप इस कंपनी की चाल कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि किर्लोस्कर फेरस एक कास्टिंग्स कंपनी है जो बेसिकली ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के लिए अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। और मुझे लग रहा है कि काफी बेहतरीन नंबर्स किर्लोस्कर फेरस ने डिक्लेयर किए हैं। अगर हम इनका सेकंड क्वार्टर नंबर भी देखें तो मुझे लग रहा है कि नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो इनका मेन रॉ मटेरियल है पिग आयरन, वहां पे कीमतें काफी बढ़ गई है, उसलिए थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर जरूर है। लेकिन जिस प्रकार की तेजी हमको ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल्स में आने वाले साल में दिख रही है, मुझे लग रहा है कि इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। लॉस में पोजीशन मत बुक करिए। अभी सेंटिमेंट कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स के लिए काफी स्ट्रांग है, वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है। तो अगर इनका नजरिया 6 to 12 मंथ्स का है तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि इनको नॉट ओनली इनका कॉस्ट प्राइस बट अच्छा मुनाफा भी मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल जो टेलविंड्स दोनों सेक्टर में है वो काफी पॉजिटिव है और ये काफी डोमिनेंट प्लेयर है। तो इससे मुझे लग रहा है कि इनको काफी फायदा होगा। तो आई वुड सजेस्ट अभी भी पोजीशन होल्ड करें, इसमें लॉस बुक करने की गुंजाइश नहीं। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्राइस पे एंटर किया है, काफी अच्छा मुनाफा उन्होंने कमाया। तो मैं तो कहूंगा कि 50-60% प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने पिछले 3-4 सालों में 3 बार अपना कंपनी का नाम बदला है। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी कोई बढ़िया नहीं है, बट प्योरली एक्सपेक्टेशन के ऊपर ये कंपनी चल रही है। और मजे की बात है कि कंपनी ने परफॉर्मेंस तो नहीं दिखाया, लेकिन आने वाले हफ्ते में ये कंपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस करने वाली है बोनस इशू के लिए। तो बोनस इशू कितना होगा, क्या होगा, वो पता नहीं, बट डेफिनेटली ऐसी कंपनी से निवेशकों को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। इन्होंने ऐसी कंपनी में अच्छा मुनाफा कमाया, तो डेफिनेटली 50% तो बुक कर ले, 50% इंतजार करे, क्योंकि काफी लोग का मानना है कि ये एक ऐसे सेगमेंट में काम करती है जहां पे बहुत कम लोग काम करते हैं, लेकिन अभी भी नंबर्स में उसका कुछ रिफ्लेक्शन हुआ नहीं है।
तो आई वुड सजेस्ट 50% तो बुक कर ही लीजिए, क्योंकि अच्छा मुनाफा मिल रहा है, और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें, और आगे जब जैसे जैसे कंपनी परफॉर्मेंस दिखाएगी उसको आगे हम रिव्यू कर सकते हैं। अविनाश जी, जोमेटो हमने देखा था कि लिस्टिंग के बाद से एक रेंज बाउंड ही स्टॉक रहा था काफी वक्त तक, और एक बाउंस इसमें जरूर आया था, 165-70 की रेंज में शेयर गया था, लेकिन फिर वहां से ये शेयर ठंडा पड़ गया। अभी 120 रुपए के आसपास से 133 की इनकी खरीद है। क्या सजेस्ट करेंगे आप? क्या आगे इसमें पोटेंशियल है? क्या इसमें अगर थोड़ी लंबी अवधि के लिए 2 साल 4 साल के लिए अगर निवेशित रहे तो? देखिए अभिषेक, पहली बात तो जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली ऐसे फील्ड में काम करती है जहाँ पे डिमांड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है। इनफैक्ट अगर हम कंपैरिजन के कहे तो मार्केट में सिर्फ 2 प्लेयर्स है, एक तो जोमेटो है जो लिस्टेड है और दूसरी स्विगी है। और यहाँ पे एक बात क्लियर है कि इनके लिए टॉप लाइन बढ़ने की गुंजाइश काफी सिग्निफिकेंट है। तो अभी मुनाफा कभी आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली ये स्टार्टअप बिजनेस के जैसे हैं, तो कम से कम 2-3 साल का अगर इनका नजरिया है तो ही होल्ड करिए। देखिए जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट टॉप लाइन ग्रोथ देख के ही इसको अभी वैल्यूएशन दे रही है, क्योंकि अभी मुनाफा ऑपरेटिंग लेवल पे भी नहीं है, नेट प्रॉफिट लेवल पे भी नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो डेफिनेटली ये यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन अगर इनका नजरिया 2-3 साल है तो आराम से पकड़ लीजिए। मेरा विश्वास है कि 2-3 साल में तो डेफिनेटली अच्छा खासा अपसाइड मिलेगा, क्योंकि तब तक कंपनी में डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी का जो ट्रेंड है वो आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो थोड़ा लंबा निवेश करके सोचिए। शॉर्ट टर्म अगर नजरिया है तो उसका कोई इम्पैक्ट शेयर प्राइस पर नहीं आएगा, बट लॉन्गर टर्म में जरूर वैल्यू अपसाइड आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। देखिए मुझे लग रहा है कि विप्रो की परफॉर्मेंस अगर हम इन्फोसिस या HCL टेक या TCS से कंपेयर करें तो काफी खराब आई थी। इनफैक्ट मार्जिन प्रेशर काफी सिग्निफिकेंट था, और स्टॉक काफी रिजल्ट्स के पहले चल चुका था, तो डिसअपॉइंटमेंट काफी बड़ा था। और गाइडेंस भी अगर हम देखें तो गाइडेंस मुश्किल से 2 से 4% है, जो कोई बड़ी गाइडेंस नहीं है। अगर हम इन्फोसिस की गाइडेंस देखें तो करीबन 20% की गाइडेंस इन्होंने दी है। तो मेरे ख्याल से आने वाले कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए विप्रो अंडर परफॉर्म करेगा, और इनका नजरिया अगर शॉर्ट टर्म है तो डेफिनेटली इसमें कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। अगर इनका नजरिया थोड़ा सा लॉन्गर टर्म है तो वो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि टेलीकॉम वर्टिकल में आने वाले दिनों में जो स्पेंड्स आने वाले हैं स्पेशली 5G को लेके, वहां पे ऑब्वियसली विप्रो को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसका जो रिफ्लेक्शन होगा नंबर्स में, उसको आने के लिए कम से कम 6 महीना और इंतजार करना पड़ेगा। अगर ये चाहे तो इन्फोसिस में ये कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे हमको लग रहा है कि क्लाउड और डिजिटल में इन्फोसिस ने बहुत बढ़िया काम किया है। गाइडेंस भी इनका कम से कम 20% के ऊपर है, और मार्जिन फ्रंट पे Q2 में ये कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स दिखाए। तो इन्फोसिस में कम से कम 15-16% की अपसाइड इनको अभी इस लेवल से मिल सकती है, लेकिन विप्रो में अगर ये होल्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से कम 6 महीना अंडर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करिए। ओनली अगर ये 1-1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो ही विप्रो में निवेशित रहे। कि क्या कर सकते हैं, कितने प्रतिशत शेयर कंपनी स्वीकार कर सकती है वापस, और ओवरऑल एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से आपके प्रॉफिट कितने हो सकते हैं? अविनाश जी, एक छोटा सा सवाल आपसे होगा इस पे बायबैक पर। अगर मान लीजिए कोई ट्रेडर हो जिसको ये बायबैक का प्राइस देख के मौजूदा भाव से हम देख रहे हैं कि करीब 17.5% के आसपास का उसमें प्रीमियम है, और जिस भाव पे अनाउंस हुआ था उस दिन 12 तारीख को, अब शेयर उसी भाव के आसपास ट्रेड भी कर रहा है। तो मान लीजिए जिसको ट्रेड करना हो, जो थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रख रहा हो, उसके लिए तो ठीक है कि शेयर हमने खरीदा, बायबैक में टेंडर किए, कुछ प्रॉफिट हो गए, लेकिन जो निवेशक हैं क्या उनको टेंडर करने की जरूरत है? क्या, क्यों टेंडर करे कोई? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए अभिषेक, TCS के ऐसी कंपनी है जो बायबैक अनाउंस करती है और धीरे धीरे शेयर बायबैक के प्राइस से भी आगे बढ़ जाता है। इनफैक्ट पिछले 2 बार TCS ने जो बायबैक की प्राइस अनाउंस की थी, मैं समझता हूँ कि जो निवेशक बायबैक में शेयर ऑफर भी नहीं करते, लेकिन जिनको लंबी नजरिया के लिए कंपनी में निवेशित रहना है, तो उनको बायबैक में शेयर ऑफर नहीं करने चाहिए। देखिए जब कंपनी खुद अपना बायबैक का प्राइस 4,500 बता रही है, तो इसका मतलब साफ है कि वो काफी वैल्यू अपने शेयर्स में दिख रही है, और ये एक इनडायरेक्ट सिग्नल है कि आने वाले 1-2 साल में अगर कोई निवेशित रहता है तो अच्छा पैसा अभी भी बन सकता है। हालांकि जिसके पास काफी बड़ी क्वांटिटी है TCS शेयर्स की, वो डेफिनेटली बायबैक का फायदा ले सकता है, क्योंकि जैसे सौमित ने कहा कि 100% एक्सेप्टेंस रेशियो होपफुली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होता है, तो उनको डेफिनेटली 17-18% का रिटर्न मिलेगा, जो काफी अच्छी रिटर्न है। लेकिन अगर क्वांटिटी कम है तो मैं समझता हूं कि ऐसे निवेशकों को डेफिनेटली बड़े अपसाइड की गुंजाइश करनी चाहिए,
और मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया साल 1.5 साल का है तो मोटा मोटी 4,400 4,500 का लेवल तो उनको वैसे भी मार्केट प्राइस से मिलेगा, जो उनके लिए काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगा। क्योंकि ओवरऑल देखिए बायबैक की साइज काफी छोटी है और बहुत सारे रिटेल निवेशक है जो अगर बायबैक में अप्लाई करते हैं तो पूरी तरह से उनको सारे शेयर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये कहना अभी मुश्किल है। तो आई वुड सजेस्ट दैट अगर क्वांटिटी बहुत छोटी है तो बायबैक भूल जाइए, शेयर काफी अच्छा है, अगले साल 1.5 साल में अच्छा मुनाफा बनने की यहाँ पे अच्छी पोटेंशियल है। ठीक है, अगर आप निवेशक हैं आईटी में, जो ग्रोथ स्टोरी है, जो टीसीएस की जो फंडामेंटल्स पर बिलीव करते हैं, तो आपको बायबैक में टेंडर करने की कतई जरूरत नहीं है। क्योंकि अविनाश जी ने बिल्कुल सही समझाया है कि ये शेयर वैसे ही जो भाव ऑफर कर रही कंपनी वहां तक पहुंच जाएगा। और जाहिर सी बात है कि अगर बायबैक के बाद जो फ्लोट है वो कम होगा तो डिमांड सप्लाई का जो तरीका है उसके चलते भाव थोड़े से ऊपर यहाँ से जाएंगे ही जाएंगे, या आप तय मान के चलिए। और 4,500 का भाव कोई बहुत ज़्यादा नहीं है टीसीएस के शेयर के लिहाज से, अब मात्र 17% के आसपास का प्रीमियम है, जो कि आपको ऐसे ही बाजार है। अविनाश जी, आपकी क्या राय रहेगी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस पे, क्योंकि हाल फिलहाल में एक अच्छी तेजी हमें इस काउंटर में देखने को मिली, बट आप कैसे देख रहे हैं और साथ ही स्टॉक की चाल आपको कैसे पैन आउट होते हुए दिख रही है? देखिए मुझे लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में फर्स्ट सोर्स का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि मैनेजमेंट ने भी काफी कॉन्फिडेंस जताया था Q2 कमेंट्री में कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा। मुझे लग रहा है कि ये जो गिरावट आई है थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली से आई है। क्लियरली कंपनी ने Q2 में कहा था कि कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो उनको नहीं मिले, जो शायद तीसरे क्वार्टर में उनको मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर किसी का नजरिया कम से कम साल भर का है तो मुझे लग रहा है कि पोजीशंस यहाँ पे होल्ड करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक में काफी वोलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे दूसरी एक पॉजिटिव बात है कि काफी बड़े जो HNI इन्वेस्टर्स है उन्होंने भी अपनी पोजीशंस यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ाई है। तो ये बात का संकेत है कि डेफिनेटली इसमें लोअर लेवल्स पे बाइंग हो रही है। तो मेरे ख्याल से अगर साल भर का नजरिया है तो होल्ड करिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाला साल दैट इज FY23 शुड बी अ बेटर ईयर और यहाँ पे अच्छी आउट परफॉर्मेंस आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। पहले तो श्रुति, ये जो इंश्योरेंस बिजनेस है ये अलग बिजनेस है, ये लाइफ बिजनेस नहीं या जनरल बिजनेस नहीं, ये बेसिकली री इंश्योरेंस का काम करती है। और यहाँ पे डेफिनेटली जो मार्केट की अपॉर्चुनिटी है वो काफी बड़ी है, लेकिन इसको इवेल्युएट करने में काफी दिक्कतें होती है। तो मुझे लग रहा है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया कम से कम 2-3 साल का है तो ही निवेशित रहिए, क्योंकि ऐसे बिजनेस में ग्रोथ आने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। मार्केट्स थोड़ी बहुत कोविड के कारण, ग्लोबल पैंडेमिक के कारण भी इफेक्ट हो चुका है, तो इसका भी इम्पैक्ट GIC RE पे आया है। अगर ये चाहते हैं कि बेसिकली लाइफ या जनरल इंश्योरेंस में ये एक्सपोजर ले, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो काफी सिग्निफिकेंटली ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। तो अगर वो चाहे तो मैं समझता हूँ कि HDFC लाइफ या SBI लाइफ जैसे काउंटर्स में थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं और इसमें से कंप्लीटली एग्जिट कर सकते हैं अगर इनका नजरिया 2-3 साल नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कि GIC RE में कोई बड़ी अपसाइड आएगी। स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा और जब तक ग्लोबली कोविड का जो पैंडेमिक है वो कंप्लीटली निकल नहीं जाता तब तक इनके बिजनेस के लिए जो हेडविंड्स है वो काफी चैलेंजिंग रहेगी। अभिषेक, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में डेफिनेटली एक बात जो हमने देखी है कि काफी लोगों के SIPs बंद हो चुके हैं। दूसरी बात, मार्केट में जो करेक्शन आया है उसका भी इम्पैक्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पे हुआ है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में पैसा सिग्निफिकेंटली बनाना है तो कम से कम 3-4 साल का नजरिया रखिए। मैं नहीं समझता हूँ कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ब्रोकिंग कंपनीज के जैसे हैं। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जरूर बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे कॉर्पस बढ़ेगा, AUM बढ़ेगा, इनका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा होगा। थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि इनको अगर लंबी अवधि के लिए ही अगर निवेशित रहना है, कम से कम 1.5-2 साल के लिए ही, तो ही निवेशित रहिए, क्योंकि डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये स्टॉक्स में कोई बड़ी अपसाइड ना आए। आदित्य बिरला AMC की अगर हम बात करें तो ये ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो मार्केट थोड़ा सा कंजर्वेटिव मानता है और दूसरे AMCs के मुकाबले में यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस बहुत कम है। तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस हो। तो लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया है तो ही होल्ड करिए, अदरवाइज पोजीशन से एग्जिट